जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। वैसे तो आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ गया होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ। आज हम पाइल्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आपने पाइल्स के बारे में बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जिनमें उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया होगा। मैं भी आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं यह चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह समझें कि पाइल्स होता कैसे है। जब आपको यह पता चल जाएगा कि पाइल्स होता कैसे है, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि इसका बचाव किस तरीके से करना है। क्योंकि होम्योपैथी में एक बात कही जाती है, वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़। मतलब हम बीमार को सही करते हैं, बीमारी को नहीं। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ओमकार सिंह और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है। पाइल्स को बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह कितनी गंभीर स्थिति है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 1 करोड़ लोग पाइल्स से ग्रसित होते हैं। और एक अन्य रिपोर्ट में तो यह कहा गया है कि भारत की 75% आबादी पाइल्स से ग्रसित है। यह सब इसलिए नहीं है कि लोगों को पाइल्स के बारे में नॉलेज नहीं है। लोगों को पाइल्स के बारे में नॉलेज है, लेकिन उसके गंभीरता को नहीं समझते, इसीलिए यह इतनी ज़्यादा फैल रही है। इन आंकड़ों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यह कितनी गंभीर स्थिति है। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि पाइल्स होता क्या है। जब भी हमारे रेक्टम या फिर लैट्रिन के रास्ते की नसें फूलने लगें, इसको हम पाइल्स बोलते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन है पाइल्स की। अब बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। तो कारणों को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेडिकल में जितनी भी बीमारियां पढ़ाई जाती हैं, उनमें ज़्यादातर बीमारियों में जब भी कारण पढ़ाया जाता है तो उसमें एक बात बड़ी कॉमन होती है कि एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन बट सम रिस्क फैक्टर आर एज फॉलो। मतलब इस बीमारी का मुख्य कारण नहीं पता, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं वो इस प्रकार हैं। पाइल्स के साथ भी यही स्थिति है कि इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी बीमारियां जिनके कारण नहीं पता, जैसे बीपी, थायराइड, शुगर, कैंसर, इन सब के कारण नहीं पता है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे ये कह सकते हैं कि इसको पाइल्स हो सकता है, या फिर बीपी हो सकता है, या फिर शुगर हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। पहला रिस्क फैक्टर है सीडेंटरी लाइफ, मतलब आरामदायक जीवन। आज के समय में पाइल्स होने का सबसे बड़ा कारण है यह, क्योंकि लोग आरामदायक जीवन जीने लगे हैं, शरीर को बिल्कुल भी थकाना नहीं चाहते। इसलिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें जिससे आप पाइल्स से बच सकते हैं। दूसरा कारण है स्ट्रेनिंग इन टॉयलेट, मतलब लैट्रिन में जो लोग बैठकर लगातार ताकत लगाते रहते हैं तो उससे बचें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ताकत लगाओगे आपके रेक्टम पे उतना ही प्रेशर पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा रेक्टम पे प्रेशर पड़ेगा उतनी ही आपकी नसें फूलने लगेंगी और उसकी वजह से आपको पाइल्स हो जाएंगे। तीसरा कारण है प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन और प्रोलॉन्ग डायरिया। मतलब या तो लगातार आपको काफ़ी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रह रहा हो, या फिर लंबे समय से आपको दस्त रह रहे हो। ठीक, अगर आपको यह चीज़ हो रही है तो इस चीज़ के लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपको पाइल्स होने से बच जाएंगे। चौथा कारण है ओवरवेट। अगर आप ओवरवेट हो रहे हैं तो उसको आप मैनेज कीजिए, वेट को अपने को कम कीजिए। आप ओवरवेट हैं या नहीं, इसको जानने के लिए मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं जो आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस फार्मूले से आप पता कर सकते हैं कि आप ओवरवेट हैं कि नहीं। अगला कारण है प्रेगनेंसी। फीमेल्स में पाइल्स होने का सबसे बड़ा कारण है प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में बच्चा जब हम फीमेल्स के अंदर या औरतों के पेट में होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ने लगता है और हमारे रेक्टम पे भी प्रेशर पड़ने लगता है। तो उसकी वजह से नसें फूलने लगती हैं, और जब नसें फूलती हैं तो हमें पाइल्स होने की समस्या होने लगती है। अगला पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पाइल्स हैं, जैसे माता को, पिता को, या फिर उनके भी माता पिता को, तो आप में चांसेस हैं कि पाइल्स हों, लेकिन हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें और खान पीन का भी ध्यान रखें। अगला पॉइंट है लैक ऑफ फाइबर डाइट, मतलब अपने खान पीन में हम फाइबर डाइट की कमी करते चले जा रहे हैं। अब फाइबर होता किस में है, तो ज़्यादातर दानेदार जो अनाज होते हैं उन सब में फाइबर मिलता है। गेहूँ,
जौ, बाजरा, इन सब में हमको फाइबर मिलता है। इसके अलावा फलों में भी हमें फाइबर्स मिलते हैं, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परसिस्टेंट कफ। अगर आपको लगातार लंबे समय से खांसी बनी हुई है तो उसका इलाज कराएं, क्योंकि ज़्यादा खांसने पे हमारे एब्डोमेन में या पेट पे प्रेशर पड़ता है, और जब पेट में प्रेशर पड़ेगा तो हमारे रेक्टम पे भी प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से हमारी नसें फूलने लगती हैं और उसकी वजह से फिर हमको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारे रिस्क फैक्टर से आपको एक चीज़ समझ में आ गई हो कि जब भी हमारे रेक्टम पे प्रेशर पड़ेगा तो हमारे पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। लक्षणों में जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेक्टम की नसें फूलने लगती हैं, तो फूलने की वजह से लोगों को लैट्रिन के रास्ते में भारीपन लगने लगता है। तो जब भारीपन लगता है तो उसकी वजह से लोग बार बार लैट्रिन करने जाते हैं, और इस वजह से वो काफ़ी समय तक लैट्रिन में बैठे रहते हैं और ताकत लगाते रहते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा ताकत लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा नसें फूलती चली जाएंगी। इसके अलावा लैट्रिन करते समय और करने के बाद उनको काफ़ी दर्द और जलन जैसी स्थिति बनी रहेगी। कई बार तो लोगों को यह लगने लगता है कि शायद हमने खाने पीने में मिर्ची ज़्यादा खा ली होंगी, इस वजह से हमको जलन जैसी स्थिति महसूस हो रही है, लेकिन एक्चुअलिटी में वह पाइल्स की वजह से हो रही होती है। साथ में खुजली हो सकती है लैट्रिन के रास्ते में। उसके अलावा लैट्रिन के रास्ते से खून आ सकता है। लैट्रिन के रास्ते से कुछ मस्से जैसी सूजन निकली हुई महसूस हो सकती है, जिसका कि मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो मैंने आपको लक्षणों के अंदर 5 चीज़ें बताई। एक तो हैवीनेस रहती है, मतलब लैट्रिन के रास्ते में भारीपन रहता है। दूसरा, लैट्रिन करते समय पे और करने के बाद में जलन और दर्द महसूस होता है। तीसरा, लैट्रिन के रास्ते में खुजली हो सकती है। चौथा, लैट्रिन के रास्ते से खून आ सकता है। और पाँचवा, लैट्रिन के रास्ते में सूजन महसूस हो सकती है या फिर मस्से निकले हुए महसूस हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहली दवा है सल्फ़र 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 2 बूंद, और इसके अलावा एस्कुलस हिप 30 पोटेंसी में और नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में। इन दोनों दवाओं की 2-2 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। चौथी दवा है नक्स वोमिका 200 पोटेंसी में। इसको रात को सोते समय आधा कप पानी में 2 बूंद डालकर पिएं। ये 4 दवाएं तो आपको हर तरीके के पाइल्स में लेनी ही लेनी है। इसके अलावा कुछ लक्षणों के आधार पर अलग अलग दवाइयाँ और हो सकती हैं। जैसे अगर आपको लैट्रिन के साथ खून आ रहा है तो आप हेमामेलिस का मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। अगर लैट्रिन के रास्ते में मस्से जैसे महसूस हो रहे हैं या फिर सूजन जैसी महसूस हो रही है तो आप एलोज 30 पोटेंसी में और थूजा 30 पोटेंसी में, इन दोनों दवाओं को भी ले सकते हैं दिन में 2-2 बार। महिलाओं में खासकर प्रेगनेंसी के बाद में अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो उस समय पे वो कॉलिनसोनिया 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकती हैं दिन में 3 बार। चलिए ये तो हो गया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अब मैं आपको 1-2 एक्सरसाइज बता देता हूँ जो आप रेगुलर कर सकते हैं जिससे कि आप पाइल्स से बच सकें। सबसे पहली एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना होता है, लैट्रिन के रास्ते को 5 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है या सिकोड़ कर रखना है और फिर 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करके रखना है। ऐसा आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करते समय बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर करके रखना है 15 मिनट तक और हाथों को भी रिलैक्स पोजीशन में रखें। ऐसा दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। इससे भी आपको पाइल्स होने की चांसेस कम हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आज आपको इस वीडियो से पाइल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई शिकायत करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।